जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रामर पढ़ने वाले हैं और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ग्रामर किसे कहते हैं या ग्रामर का डिफिनीशन क्या होता है, ग्रामर का फुल फॉर्म क्या है और ग्रामर कितने भाग में बढ़ जाते हैं। इनके अलावा हम लोग यह भी जानेंगे कि लैंग्वेज किसे कहते हैं और लिटरेचर किसे कहते हैं। इन तमाम चीज़ों पर आज हम लोग बात करने वाले हैं और मैं आपको बता दूं, आज यह वीडियो ग्रामर का तीसरा दिन है, यानी डे 3 है। अभी तक आपने डे 1 और डे 2 नहीं देखे हैं तो हम लिंक नीचे दे दिए हैं, पहले उस वीडियो को देखेंगे तब इस वीडियो को देखें तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ ग्रामर। ग्रामर का डिफिनीशन क्या है या ग्रामर किसे कहते हैं। तो ग्रामर का डिफिनीशन समझने के लिए हम लोग सबसे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखें और वह बाबू आपका एग्जाम्पल है, मोहन मुझे जानती है। क्या लिखे? मोहन मुझे जानती है। अब कहिएगा सॉरी क्या लिख दिया, ये तो आपका वाक्य क्या है, गलत है। हम बोलेंगे बाबू बताओ तो कैसे गलत है, तो आप कहिएगा सर मोहन जो है यह पुरुष है ना सर, और पुरुष है तो जानती थोड़े होगा, जानता होगा। तो आप सही कीजिएगा तो क्या लिखिएगा बाबू, मोहन मुझे जानता है। यह हमारा वाक्य क्या है, सही है। अब हमको बताइए कि आपको कैसे पता चला कि मोहन जानती नहीं होगा बल्कि मोहन जानता है। कैसे पता चला? तो आपको पता चला ग्रामर के माध्यम से। किसके माध्यम से? ग्रामर के माध्यम से। यानी यह जो हिंदी भाषा बाबू जो हम लिखे हैं, इसको आप सही किए किसके मदद से? तो व्याकरण के मदद से। यानी व्याकरण का काम है भाषा को शुद्ध लिखना और शुद्ध बोलवाना। यही काम है किसका? व्याकरण, ग्रामर का। अर्थात कहने का मतलब है बाबू कि जब हम लोग रोटी खाते हैं तो सबसे पहले आटा को हम लोग चलनी से चाल देते हैं। आटा को चलनी से चाल देते हैं, यानी चलनी का काम है कि आटा को फ्रेश कर देना। उसी तरह आटा का काम करता है इंग्लिश। आटा का काम क्या करता है? इंग्लिश। और चलनी का काम करता है ग्रामर। ठीक है, तो जिस तरह आटा को फ्रेश करने के लिए चलनी की आवश्यकता पड़ता है, उसी प्रकार इंग्लिश को पढ़ने के लिए, इंग्लिश को स्वच्छ करने के लिए, इंग्लिश को शुद्ध लिखने के लिए, बोलने के लिए हमें ग्रामर की आवश्यकता पड़ता है। इसलिए ग्रामर पढ़ना जरूरी है। अर्थात अगर ग्रामर का डिफिनीशन का अगर बात किया जाए तो आप बोलिएगा कि ग्रामर जो है एक कला है। ग्रामर एक कला है जिसके मदद से हम लोग किसी भी भाषा को शुद्ध बोलना और लिखना हम लोग सीखते हैं, उसे ही हम लोग ग्रामर कहते हैं। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि आप जैसा भाषा सीखेंगे वैसा आपको ग्रामर पढ़ना होगा। हम क्या बोले, नोट कीजिएगा फिर से, कि जैसा आपको लैंग्वेज सीखना होगा, जैसा आपको भाषा सीखना है वैसा आपको ग्रामर पढ़ना होगा। अगर हिंदी सीखना चाहते हैं तो थोड़ा ना बहुत आपको हिंदी व्याकरण पढ़ना होगा। इंग्लिश आप सीखना चाहते हैं तो इंग्लिश ग्रामर पढ़ना होगा। पंजाबी भाषा सीखना चाहते हैं तो पंजाबी व्याकरण आपको पढ़ना होगा। या नेपाली आप भाषा सीखना चाह रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत नेपाली ग्रामर पढ़ना होगा। ठीक है, तो आप समझ गए कि ग्रामर क्यों पढ़ना जरूरी है। अगर डिफिनीशन का बात किया जाए तो इसका डिफिनीशन है, ग्रामर इज एन आर्ट। ग्रामर एक कला है जिसके द्वारा हम लोग वी कैन
लर्न हाउ टू स्पीक, कैसे बोलते हैं और कैसे लिखते हैं किसी भी लैंग्वेज को वेरी करेक्टली, सच सच सही सही। अर्थात ग्रामर इज एन आर्ट थ्रू विच वी कैन लर्न हाउ टू स्पीक और राइट और लैंग्वेज वेरी करेक्टली। वह शास्त्र या कला जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध शुद्ध बोलना या लिखना सीखते हैं उसे ग्रामर कहते हैं या ग्रामर कहते हैं। वह शास्त्र या कला जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध शुद्ध बोलना या लिखना सीखते हैं उसे हम ग्रामर कहते हैं। आपके सामने डिफिनीशन है ग्रामर का, इसको आप अपने कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। और इस वीडियो को एकदम अंत तक देखना है। इंग्लिश जो है यहीं से शुरू होता है बाबू, बिल्कुल ही हम आपको जड़ से पढ़ा रहे हैं, इसलिए यह वीडियो को मिस नहीं करना है, अंत तक देखना है। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। हम इस वीडियो में आपको 3 डिफिनीशन बतलाने वाले हैं ग्रामर का। तो पहला तो आप जान गए कि वह शास्त्र या कला जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध शुद्ध बोलना या लिखना सीखते हैं उसे ग्रामर कहते हैं। अगर दूसरा डिफिनीशन का बात किया जाए तो अभी हम बोले कि बताइए मोहन जानता है कि जानती है, तो आप बोलेंगे कि सर मोहन जानता है, जानती नहीं होगा, क्यों? तो सर मोहन पुरुष है। कहाँ पढ़े हैं? आप कहेंगे सर व्याकरण की किताब पढ़े हैं। यानी कहने का मतलब है कि जितने भी भाषा है उसका नियम है, भाषा का नियम है और उस नियम के ही किताब को हम लोग ग्रामर कहते हैं। इसलिए आप कहीं भी दुकान में जाते हैं तो बोलते हैं कि भैया ग्रामर का बुक दीजिए, तो वो बोलेगा कौन सा ग्रामर, हिंदी ग्रामर की इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। तो भाषा का नियम है, नियम की किताब को हम लोग ग्रामर कहते हैं। तो हमारा दूसरा डिफिनीशन हुआ कि भाषा के, आप एक बार बोलो बाबू, भाषा के नियमों की किताब को हम ग्रामर कहते हैं। यानी ग्रामर का 2 डिफिनीशन हुआ। पहला वह शास्त्र या कला जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध शुद्ध बोलना या लिखना सीखते हैं उसे हम ग्रामर कहते हैं, या भाषा के नियमों की किताब को हम लोग ग्रामर कहते हैं। तो आप एक और अर्थात करके डिफिनीशन लिख लीजिए। ग्रामर इज ए बुक, ग्रामर एक किताब है, किसका? रूल्स, नियम का, लैंग्वेज का। अर्थात भाषा के नियमों के किताब को हम ग्रामर कहते हैं। भाषा के नियमों की किताब को ग्रामर कहते हैं। इसको भी आप डिफिनीशन लिख लीजिएगा अर्थात करके। हमारे सामने कितने डिफिनीशन हो गए बाबू? 2। एक और हम लोग डिफिनीशन पढ़ेंगे और वो डिफिनीशन जो होगा हम लोग ग्रामर के फुल फॉर्म से बनाएंगे। देखिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। जैसे हम लिखते हैं ग्रामर, तो एक हम लोग डिफिनीशन पढ़ेंगे ग्रामर के फुल फॉर्म से। ग्रामर के फुल फॉर्म से हम लोग डिफिनीशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले याद रखिएगा, जी फॉर होता है ग्रेविटी। बोलिए एक बार, जी फॉर ग्रेविटी, आर फॉर रियल, ए फॉर एम्पल, एम फॉर मेंस, एम फॉर माइंड, ए फॉर एम्पल और आर फॉर होता है रेंज, ठीक है। आइए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख लीजिए और एक बार मेरे साथ बोलिए, जी फॉर ग्रोथ, आर फॉर रियल, ए फॉर एप्टीट्यूड, एम फॉर मेंस, एम फॉर माइंड, ए फॉर एम्पल और आर फॉर रेंज, ठीक है। यह ग्रामर का फुल फॉर्म है। और ग्रामर के फुल फॉर्म से एक डिफिनीशन बनता है कि ग्रामर इज द ग्रोथ ऑफ रियल एप्टीट्यूड ऑफ मैन्स माइंड इज एन एम्पल रेंज। प्रचुर क्षेत्र में मानव मस्तिष्क के वास्तविक योग्यता को, वास्तविक विचार को हम लोग ग्रामर कहते हैं, ठीक है। प्रचुर क्षेत्र में मानव मस्तिष्क के वास्तविक ज्ञान के विकास को हम लोग क्या कहते हैं? तो ग्रामर कहते हैं। यह ग्रामर का
तीसरा डिफिनीशन है जो बना है ग्रामर के फुल फॉर्म से। यह डिफिनीशन आपको जल्दी कहीं यूट्यूब पर मिलने वाला नहीं है, इसलिए आप लोग अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। प्रचुर क्षेत्र में, प्रचुर क्षेत्र का मतलब होता है भारी मात्रा में। भारी मात्रा का मतलब आप दाल खाइए, चावल खाइए, चटनी खाइए, आलू का सब्जी खाइए, इससे बढ़िया है केवल आप पनीर और चावल खा लीजिए। आपको प्रचुर मात्रा में आपको क्या मिल गया, एनर्जी मिल गया, प्रोटीन मिल गया। वही कह रहा है कि प्रचुर क्षेत्र में मानव मस्तिष्क के जो वास्तविक ज्ञान का जो विकास हो जाता है उसे ही हम लोग ग्रामर कहते हैं। ठीक है, ग्रामर इज द ग्रोथ ऑफ ए रियल एप्टीट्यूड ऑफ ए मैन्स माइंड इज एन एम्पल रेंज। तो यह जो डिफिनीशन है भाई साहब, इसको आप क्या कीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए क्योंकि यह जो डिफिनीशन है यह बना है किसके फुल फॉर्म से, तो ग्रामर के फुल फॉर्म से। यानी हमारा डिफिनीशन कितना हुआ, 3। वह साक्ष्य कला जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध बोलना या लिखना सीखते हैं उसे ग्रामर कहते हैं, या भाषा के नियमों की किताब को ग्रामर कहते हैं, या ग्रामर इज द ग्रोथ ऑफ रियल एप्टीट्यूड ऑफ मैन्स माइंड इज एन एम्पल रेंज। प्रचुर क्षेत्र में मानव मस्तिष्क के वास्तविक ज्ञान के विकास को हम लोग ग्रामर कहते हैं। ठीक है, तो आपके सामने 3 हमारा डेफिनेशन रहा किसका, तो ग्रामर का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज लैंग्वेज। व्हाट इज लैंग्वेज, भाषा क्या है। भाषा क्या है, तो आपने अभी डिफिनेशन पढ़ा कि वह साक्ष्य कला जिसके द्वारा हम किसी भाषा को। अब एक सवाल उत्पन्न आ गया कि लैंग्वेज भाषा क्या है बाबू। ठीक है, तो भाषा बड़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल में मान लीजिए कोई गूंगा व्यक्ति है, उसको अचार खिला दीजिए और 500 रुपया दे दीजिए और उससे बोले कि बाबू भैया आप बताओ कि कैसन लागल हो, वो बता देगा, नहीं ना बताएगा। क्यों, क्योंकि वह गूंगा है, उसके पास भाषा नहीं है। उसके तो अंदर तो फीलिंग आ रहा है कि हाँ खट्टा लग रहा है, लेकिन उसको बता नहीं सकता है। क्यों, क्योंकि उसके पास लैंग्वेज नहीं है। इसलिए लैंग्वेज बहुत जरूरी है। ठीक है, दूसरी बात कि मान लीजिए आप ट्रेन से पटना जा रहे थे और जैसे आप चकिया तक गए तो एक लड़की सामने बैठ गई। तो दिक्कत यह था कि लड़की को हिंदी नहीं आता था और आपको अंग्रेजी नहीं आता है, तो फिर कैसे उससे बात कीजिएगा। यही तो बोलिएगा नाइस नाइस नाइस, गुड गुड गुड, कॉन्टेक्ट नंबर, ऐसे ही बोलिएगा। क्यों, क्योंकि आपके पास भाषा नहीं है। ठीक है, तो भाषा जो है बाबू बहुत जरूरी है। आइए हम लोग भाषा को समझते हैं। सबसे पहले मान लीजिए आप मोतिहारी में रहते हैं और आपको स्टेशन जाना है, तो मोतिहारी से स्टेशन जाने के लिए आप कैसे जाइएगा, साइकिल से जाइएगा, ऑटो से जाइएगा, बस से जाइएगा या बाइक से जाइएगा। तो अपने घर से स्टेशन जाने के लिए आपको क्या चीज़ का जरूरी पड़ा, तो आपको जरूरी पड़ा साधन का। किसका, साधन का। उसी तरह भाषा जो है वो एक प्रकार का साधन है। अब चाहे वो कोई भी भाषा हो सकता है, हिंदी हो सकता है, संस्कृत हो सकता है, मराठी हो सकता है, नेपाली हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, कोई भाषा हो सकता है। तो याद रखेंगे कि भाषा जो है एक प्रकार का साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावनाओं को व्यक्त करते हैं। किसके मदद से बाबू, तो लैंग्वेज के मदद से। यानी आपके पास भाषा नहीं है, आप कुछ बोलते नहीं हैं, तो भूखे मर जाइएगा। 2 रोटी आपको कोई नहीं देगा जब तक आप मांगिएगा नहीं, और मांगिएगा तो किसका प्रयोग कीजिएगा, लैंग्वेज का। अब या तो हिंदी बोलिएगा या भोजपुरी बोलिएगा या संस्कृत बोलिएगा। ठीक है, समझ गए। यानी भाषा एक प्रकार का साधन है जिसके द्वारा
हम अपने भावनाओं को व्यक्त करते हैं। इसलिए भाषा जो है वह बहुत ही क्या चीज़ जरूरी है। अगर डेफिनेशन का बात किया जाए लैंग्वेज का, तो लैंग्वेज इज ए मीन्स थ्रू, मीन्स का मतलब यहाँ पे अर्थ है साधन, विच वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावनाओं को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। व्यक्त को आप लोग अच्छा से सुधार लीजिए, गलत है। भाषा वो साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावनाओं को व्यक्त करते हैं। या आप लोग भाषा को एक और तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक और आप बोल सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आप क्वार्टर्स लेके आप मोतिहारी में रहते हैं और आपके माता पिता घर पे हैं। अब सोचिए कि आपको अपने माता पिता से बात करने के लिए, कांटेक्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं, मोबाइल का करते हैं। यानी मोबाइल का कार्य क्या है, आपको और आपके पिताजी को एक दूसरे से क्या कर देना, मिला देना, बात करा देना। ठीक है। उसी तरह जो लैंग्वेज है, उसी तरह लैंग्वेज है वो एक प्रकार का मोबाइल सेट है। लैंग्वेज जो है वो एक प्रकार का मोबाइल सेट है जो दो व्यक्तियों को आपस में क्या करता है, जोड़ देता है। यानी भाषा का काम क्या है कि दो व्यक्तियों को आपस में जोड़ देना। यानी पहला व्यक्ति अपना फीलिंग दूसरे व्यक्ति के सामने रख देगा और दूसरा जो व्यक्ति के अंदर जो फीलिंग है वो पहले आदमी के सामने रख देगा। इसलिए एक और हम लोग डिफिनीशन कह सकते हैं कि भाषा वह मोबाइल सेट है, भाषा वह मोबाइल सेट है जो दो व्यक्तियों को आपस में क्या करता है, जोड़ता है। यानी भाषा का काम है दो व्यक्तियों को आपस में जोड़ देना। लेकिन ध्यान रहे कि लैंग्वेज दोनों तरफ से एक होना चाहिए। इधर हिंदी तो इधर हिंदी, इधर इंग्लिश तो इधर इंग्लिश, इधर नेपाली तो इधर नेपाली। लेकिन इधर नेपाली और इधर इंग्लिश तो गड़बड़ होगा, बाबा को गड़बड़ हो जाएगा। आप जो बोलेगा वह नहीं समझेगा, वह जो बोलेगा आप ना समझ पाएगा। इसलिए सेम भाषा होना चाहिए। इंग्लिश तो इंग्लिश, हिंदी तो हिंदी, मराठी तो मराठी, पंजाबी तो पंजाबी। ठीक है। तो लैंग्वेज इज लाइक अ मोबाइल सेट विच कनेक्ट्स, जोड़ देता है दो व्यक्ति को। तो यह हमारा डिफिनीशन रहा किसका, तो लैंग्वेज का। आप लोग जान गए कि लैंग्वेज भी किसे कहते हैं। और लैंग्वेज का हम लोग डिफिनीशन कितना पढ़े, 2। अब हमारे सामने एक आएगा व्हाट इज लिटरेचर, साहित्य क्या है। ठीक है। आप देखिए जब भी आप कहीं इंग्लिश पढ़ने जाते होंगे, इंग्लिश, तो सर इसको 2 भाग में बांट दिए होंगे। पहला एक ग्रामर और एक लिटरेचर, बुक। ठीक है। तो अगर मान लीजिए सर आपको टेंस पढ़ा रहे हैं, वॉइस पढ़ा रहे हैं, नरेशन पढ़ा रहे हैं, तो आप कहिएगा अभी हम लोग का ग्रामर चल रहा है। क्या चल रहा है, ग्रामर। लेकिन अगर बुक स्टार्ट हो गया जिसमें आप कहानी के बारे में पढ़ रहे हैं, महात्मा गांधी के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, या कोई नोवेल पढ़ रहे हैं, तो आप कहेंगे कि सर अभी हम लोग को लिटरेचर पढ़ा रहे हैं, यानी साहित्य पढ़ा रहे हैं। यानी इसका हिंदी हुआ कि व्हाट इज लिटरेचर, साहित्य क्या है या साहित्य इसे कहते हैं। तो आप याद रखिएगा कि जब हम अपने अनुभवों को, डेफिनेशन आप लिखिए कॉपी पे, जब हम अपने अनुभवों को लिखित भाषा में व्यक्त करते हैं उसे ही हम लिटरेचर कहते हैं। जब हम अपने भावनाओं को लिखित भाषा में व्यक्त करते हैं उसे ही हम लिटरेचर कहते हैं। When we express our feeling in a written language is called literature। फिर से एक बार हम बोल दे रहे हैं, आप भी कोशिश करें बोलने के लिए। When we express our feeling in a written language is called literature। जब हम अपने अनुभव को लिखित भाषा में व्यक्त करते हैं उसे हम साहित्य कहते हैं। ठीक है। यानी हमारे सामने अभी 3 टॉपिक आ गया, एक व्हाट इज ग्रामर, व्हाट इज लैंग्वेज और व्हाट इज लिटरेचर। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे डिवीजन ऑफ इंग्लिश ग्रामर या टाइप्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ठीक है।
यानी इंग्लिश ग्रामर जो है वो कितने भाग में बढ़ जाते हैं, कितने भाग में बढ़ जाते हैं। तो याद रखेंगे कि इंग्लिश ग्रामर जो है वो 5 भागों में बढ़ जाते हैं। कितने भागों में? 5 भाग में बढ़ जाते हैं, जिसमें पहला जो है वह हमारा है ऑर्थोग्राफी। क्या है? ऑर्थोग्राफी, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं वर्ण विचार। वर्ण विचार हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ण विचार बोलते हैं। दूसरा है इटमोलॉजी, जिसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे शब्द विचार। शब्द विचार क्या बोलेंगे? शब्द विचार। ठीक है। थर्ड में हमारा है सिंटेक्स, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं वाक्य विचार। क्या बोलते हैं? वाक्य विचार। और फोर्थ में हमारा है पंचुएशन, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं चिन्ह विचार। चिन्ह विचार। और 5 में हमारा है प्रोसीडी, जिसको हिंदी में बोलते हैं छंद विचार। छंद विचार। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए। ठीक है। तो आप समझ गए कि इंग्लिश ग्रामर जो है वो 5 भाग में बढ़ गए हैं, जिसमें पहला है ऑर्थोग्राफी, बोले ऑर्थोग्राफी। सेकेंड इटमोलॉजी। थर्ड सिंटेक्स। फोर्थ पंचुएशन। और 5 में हमारा प्रोसीडी है। ठीक है। ऑर्थोग्राफी को हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्ण विचार। इटमोलॉजी को हिंदी में शब्द विचार। सिंटेक्स को हिंदी में वाक्य विचार। और फोर्थ में बोलते हैं पंचुएशन, का हिंदी होता है चिन्ह विचार। और 5 में बोलते हैं प्रोसीडी, छंद विचार। ठीक है। अब हम लोग इसको बारी बारी पढ़ने का कोशिश करेंगे। और पहला हम लोग पढ़ेंगे ऑर्थोग्राफी, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं वर्ण विचार। क्या बोलते हैं? वर्ण विचार। तो आइए हम लोग जानते हैं कि ऑर्थोग्राफी क्या होता है। ऑर्थोग्राफी, इसको हिंदी में बोलते हैं छंद विचार। और यह ग्रामर का पहला भाग है। यह ग्रामर का पहला भाग है, जिसमें हम वर्ण या अक्षरों पर विचार करते हैं। ठीक है। तो याद रखेंगे कि ऑर्थोग्राफी ग्रामर का पहला भाग है, जिसमें हम वर्ण या अक्षरों पर विचार करते हैं, अर्थात वर्ण या अक्षरों के अध्ययन को हम लोग ऑर्थोग्राफी कहते हैं। ठीक है। अगर ऑर्थोग्राफी का डिफिनीशन का बात किया जाए तो इसका डिफिनीशन है कि इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ ग्रामर इन विच वी टॉक ओवर द लेटर। यह ग्रामर का प्रथम भाग है, जिसके अंतर्गत हम वर्ण या अक्षरों पर क्या करते हैं? विचार करते हैं, अर्थात वर्ण या अक्षरों के अध्ययन को हम लोग ऑर्थोग्राफी कहते हैं। जैसे ABCD हुआ, क ख हुआ, अलिफ बेल हुआ, ये सब के सब आया है कहाँ से? तो ऑर्थोग्राफी से। ठीक है। चलिए, आप समझ गए कि यह ग्रामर का पहला भाग है, जिसमें हम वर्ण या अक्षरों पर विचार करते हैं। जैसे क ख ग ABC, ये सब के सब कहाँ से आया है? तो ऑर्थोग्राफी से आया है। सेकेंड हमारा है इटमोलॉजी। क्या है बाबू? इटमोलॉजी। और इसका हिंदी क्या है बाबू? हिंदी शब्द विचार। हिंदी क्या है? शब्द विचार। तो पहले क्या है बाबू? ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी। और ऑर्थोग्राफी के बाद है हमारा इटमोलॉजी। तो आप बताइए कि पहले क है, तब न बताइए कमल है। पहले क है, फिर कमल है। तो ऑर्थोग्राफी है तब इटमोलॉजी है, और ऑर्थोग्राफी नहीं है तो इटमोलॉजी नहीं है। तो यह पहला हो गया और यह हमारा दूसरा हो गया। ठीक है। तो ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि अक्षर से हम लोग क्या बनाते हैं? शब्द। तो अगर इसका डिफिनीशन बनाएंगे तो हो जाएगा कि ऑर्थोग्राफी ग्रामर का दूसरा भाग है, जिसमें हम शब्दों के बारे में विचार करते हैं। इट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ ग्रामर इन विच वी टॉक ओवर द वर्ड्स। यह ग्रामर का दूसरा भाग है,
जिसके अंतर्गत हम शब्दों पर विचार करते हैं। ठीक है, तो देखिए बाबू, क से बना कलम और कलम से बनेगा यह कलम है, यह कलम है। तो यह हमारा अक्षर हो गया, यह हमारा शब्द हो गया और यह हमारा वाक्य हो गया। ठीक है, तो दो क्लियर है। अब हम लोग आते हैं, तो इसका देख लीजिए, शब्दों के अध्ययन को हम लोग इटोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड इटोलॉजी। थर्ड में हम लोग आते हैं सिंटेक्स। इसको बढ़िया से समझना है। सिंटेक्स, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं वाक्य विचार। इसमें शब्दों को अरेंज करना हम लोग सीखते हैं। जैसे हम बोले ताजा ताजा भैंस का दूध पिलाओ, दूध पिलाओ। ताजा भैंस का दूध पिलाओ। बताइए यह वाक्य सही है कि गलत है? तो आप बोलिएगा गलत। सुधारिएगा तो क्या होगा? तो होगा कि भैंस का ताजा दूध पिलाओ। ठीक है, तो सिंटेक्स का मीनिंग ही है, हिंदी ही है वाक्य रचना, अर्थात यह ग्रामर का तीसरा भाग है जिसमें हम वाक्यों के रचना पर विचार करते हैं। यह ग्रामर का तीसरा भाग है जिसमें हम वाक्य के रचना पर क्या करते हैं? विचार करते हैं। इट इज द थर्ड पार्ट ऑफ ग्रामर इन विच वी टॉक ओवर द कंपोजिशन ऑफ सेंटेंस। यह ग्रामर का तीसरा भाग है जिसके अंतर्गत हम वाक्यों की रचना पर विचार करते हैं। राइट, अर्थात वाक्यों के रचना के अध्ययन को हम लोग सिंटेक्स कहते हैं। द स्टडी ऑफ कंपोजिशन ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटेक्स। एग्जाम्पल में आप लिख लीजिएगा, जैसे ताजा भैंस, जैसे इसे सुधार लीजिए, ताजा भैंस का दूध पिलाओ। यह वाक्य क्या है? गलत है। और फिर अपना यहाँ पे सुधार लीजिए और यहाँ पे लिख लीजिए। आप कमेंट करके बताइए, अगर हम वाक्य बोलें कि मेहमानों को काट के आम खिलाओ, हम क्या बोले बाबू? मेहमानों को काट के आम खिलाओ। बताइए इस वाक्य को सही करेंगे तो क्या लिखेंगे? आप लोग कमेंट करके सब कुछ बताइए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग पंचुएशन में, जिसको हिंदी में बोलते हैं चिन्ह विचार। क्या बोलते हैं? चिन्ह विचार। तो जितना लिखना जरूरी है उतना चिन्ह भी जरूरी है। अब कैसे? आइए हम एग्जाम्पल में समझाते हैं। मान लीजिए बाबू, किसी को कहना हो कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तो इतना सारा लिखना होगा, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। तो देखिए, इसको लिखने में 2 सेकेंड 3 सेकेंड टाइम लगा ना, जगह भी ज़्यादा छेका। हम तो हो सके किसी को ऐसे भी बना के दे सकते हैं। इतना अगर बना के चिन्ह दे दें तो अगला समझ जाएगा कि वो क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो यह क्या है? हमारा एक चिन्ह है, सिंबल है। तो जितना बोलना लिखना जरूरी है उतना चिन्ह भी जरूरी है। देखिए, इतना जगह के बदले हम इतना बना दिए। अब आपको लिखना है सही, तो देखिए इतना लिखे सही, आप ऐसे कर दीजिए, काम चल गया। ठीक है, तो जितना लिखना जरूरी है उतना चिन्ह भी जरूरी है, और चिन्ह का सही यूज नहीं किया जाएगा तो वो मीनिंग खराब हो जाएगा। अब जैसे हम बोले, यहाँ पे बोले रुको, रुको मत जाने दो। अब पढ़िए इसको, क्या कह रहा है? कह रहा है रोको मत जाने दो। और एक हम लिखे रुको मत जाने दो। देखिए, दोनों का अर्थ क्या हो गया? अलग अलग हो गया। किसके चलते? तो यह चिन्ह के चलते।
तो जितना लिखना जरूरी है उतना चिन्ह भी जरूरी है। अगर चिन्ह को सही में यूज नहीं किया जाएगा तो मीनिंग क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, उसका अर्थ ही खराब हो जाएगा, उसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो खराब हो जाएगा। तो आप याद रखेंगे कि इट इज द फोर्थ पार्ट ऑफ ग्रामर इन विच वी टॉक ओवर द साइन और सिंबल। यह ग्रामर का चौथा भाग है जिसमें हम चिन्ह या प्रतीक पर विचार करते हैं, अर्थात चिन्ह या प्रतीक के अध्ययन को ही हम लोग पंचुएशन करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल में आप अर्थात में आप ऐसे भी कह सकते हैं कि द स्टडी ऑफ साइंस या सिंबल इज कॉल्ड पंचुएशन। चिन्ह या प्रतीक के अध्ययन को हम लोग पंचुएशन करते हैं। एग्जाम्पल में हम अभी बताएं यहाँ पे, जैसे करके आप लिख लीजिए, रुको मत जाने दो, एक कॉमा रुको के बदला लगा देना है और एक क्लास में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला हमारा है प्रोसडी। प्रोसडी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं छंद विचार, और प्रोसडी जो है वह ग्रामर का अंतिम भाग है। यह ग्रामर का अंतिम भाग है जिसमें हम कविता के नियमों के बारे में अध्ययन करते हैं, अर्थात इट इज द लास्ट पार्ट ऑफ ग्रामर इन विच वी टॉक अबाउट द रूल्स ऑफ ग्रामर की जगह पे आप पोइट्री लिख दीजिएगा। ठीक है, यह ग्रामर का अंतिम भाग है जिसके अंतर्गत हम कविता के नियमों के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है, और इस तरीका से हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रामर चैप्टर खत्म हो गया। हम लोग जान लिए कि ग्रामर क्या है, ग्रामर का फुल फॉर्म क्या होता है, और लिटरेचर क्या है, लैंग्वेज क्या है, और ग्रामर कितने भाग में बढ़ गया। तो आशा कर रहा हूँ कि हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, और अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर प्लीज़ आप लोग शेयर कीजिए। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।